चैप्टर की स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू। अब आज नहीं करेंगे, इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर का नाम है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे इशू आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की। साइन ऑफ कर दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है हर चीज की। पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। हर चीज की डिमांड चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए लोगों को। जैसे कि घर चाहिए, ज्यादा लोग हैं तो रहने के लिए ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए, एयर चाहिए, हर कुछ ज्यादा यूज हो रहा है। नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बहुत प्रेशर जनरेट हो रहा है, और नेचर के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, क्यों जनरेट हो रहा है, कारण क्या है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, लास्ट 100 ईयर की पॉपुलेशन देखा जाए डबल हो गई अप्रॉक्स। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है हमारी पूरे वर्ल्ड का, ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से नेचुरल रिसोर्स पर प्रेशर जनरेट हो रहा है। सभी चीज की डिमांड बढ़ रही है, हम डिमांडिंग हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिमांड चाहिए हमको, फूड ज्यादा चाहिए, वाटर ज्यादा चाहिए, एयर ज्यादा चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए। और इसके लिए नेचुरल रिसोर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, और प्रेशर जनरेट करने की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर ले रहे हैं हर रिसोर्स का। इसकी वजह से बहुत सारे इशू आ रहे हैं। इशू का नाम है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लॉट्स ऑफ द पॉल्यूशन आपको पढ़ने मिलेंगे। और इन पॉल्यूशन की वजह से और भी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं आपको, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाम सुना है? ग्रीन हाउस इफेक्ट दिख रहा है आपको, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट उनकी वजह से हो रहे हैं। सबका कारण क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज करने से डिमांड ज्यादा हो रही है। डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या चीज? पॉल्यूशन किस बला का नाम है? तो अनडिजायरेबल चेंज, जो हम नहीं चाह रहे हैं ऐसा कोई बदलाव। अनडिजायरेबल चेंज किसमें? एयर में, वाटर में, या फिर सॉइल में, जिसमें भी हम बात कर रहे हैं उसमें अनडिजायरेबल चेंज होगा। उसकी फिजिकल क्वालिटी में चेंज हो जाए, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज जाए, या उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए। कौन सा चेंज? अनडिजायरेबल चेंज। इट मे बी फिजिकल चेंज, इट मे बी केमिकल चेंज, इट मे बी बायोलॉजिकल चेंज। तो पॉल्यूशन की डिफिनेशन कोई पूछे तो पॉल्यूशन की डिफिनेशन होती है अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉइल, वाटर और एयर। सॉइल की, वाटर की, एयर की प्रॉपर्टी में कौन चेंज है? फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल, कोई भी तरह के अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाह रहे वैसे चेंज, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, पढ़कर सुना देते हैं हम। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, ठीक है। और जिसकी वजह से पॉल्यूशन होगा उस चीज को पॉल्यूटेंट के नाम से जानेंगे। पॉल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको पॉल्यूटेंट कहेंगे। पॉल्यूटेंट की वजह से पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो पॉल्यूटेंट जिसकी वजह से होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। अनडिजायरेबल चेंज को कहेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग पढ़ेंगे। आपका पॉल्यूशन भी कई तरह का हो सकता है। एयर पॉल्यूशन सबसे खतरनाक पॉल्यूशन, क्योंकि आपका बाकी पॉल्यूशन जो है उसके लिए आपके पास सेफ्टी मेजरमेंट्स कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूटेड हो गया तो आप पानी कहीं पे नदी के किनारे ऐसे उठा के पानी नहीं पिएंगे, बस यही है। नदी के किनारे जाकर ऐसे चुल्लू में पानी पी लेते तो लोग बहुत पहले, अब नहीं पिएंगे। अब क्या करेंगे? फिल्टर घर पे लगवाएंगे, आरओ फिल्टर और एक्वागार्ड कौन कौन सा लगवाएंगे, फिल्टर करेंगे, तब फिर पिएंगे। या नगर निगम वाला भी पानी आएगा, सप्लाई का वाटर भी आएगा, तो सप्लाई वाटर भी फिल्टर होकर आएगा। ये प्रॉब्लम आपको ओवरकम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और पता है आज की डेट में ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम नदियों में बचा हुआ है। गंगा नदी, यमुना नदी अब नहाने लायक तक नहीं बची, इतना गंदा हो गया। ड्रिंकिंग तो बहुत दूर की बात है, नहाने लायक तक नहीं बची है, यह हालत हो गया है पॉल्यूशन का लेवल। कावेरी, कृष्णा तो कुछ नदियां हैं जिनको अभी भी पानी साफ है, लेकिन बहुत सारी नदियां हैं जो आज के दिन बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं, जिनको डायरेक्टली तो हम यूज नहीं कर सकते। विदाउट फिल्टर किए उनका पानी यूज किया ही नहीं जा सकता, पीने के लिए तो दूर की बात, नहाने के लिए भी नहीं। इसलिए नगर निगम में आजकल देखो हर जगह नगर निगम से जब पानी आता है आपके घरों में फिल्टर होकर आता है। आप भले दोबारा फिल्टर कर लेते हैं घर पे, उसके बाद भी आप लगा लेते हैं दोबारा फिल्टर। दूसरी चीज है आपका सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा।
तो आप वो सॉइल पे मान लो खेती नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूटेड हो गई वहां की, तो उस सॉइल में पॉल्यूशन में हो गया, तो वहां पे आप खेती नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? तो आप बाकी पॉल्यूशन आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। एयर ही पॉल्यूटेड हो गया कि सिलेंडर लेकर घूमोगे हर जगह, एयर का सिलेंडर पीठ में टांगे, स्कूल बैग की जगह पे सिलेंडर बैग टांगे और हर जगह निकल गए मास्क वाला लगाए हुए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता दिल्ली का हालत कितना गंदा हो गया है? दिल्ली में एक दिन अगर 24 घंटे सांस लेते हो उससे, तो आप 25 सिगरेट पीने के बराबर आपको नुकसान हो रहा है। 25 सिगरेट का स्मोकिंग करने से जितना नुकसान होगा एक इंसान को, उतना दिल्ली में नॉर्मल बिना कुछ किए 24 घंटा सांस लेने से होगा, उतना नुकसान। इसलिए दिल्ली के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जबकि वो स्मोकिंग नहीं भी करते तो भी होती है। क्यों? क्योंकि उनको 25 स्मोक के बराबर जितना नुकसान होता, डैमेज होता 25 स्मोक करने के बाद, ठीक है, उतना डैमेज उनको अकेले 25 सिगरेट के स्मोक से होता है, उतना उनको 24 घंटे सांस लेने से होता है, एक दिन में सांस लेने से। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा खतरनाक डैमेज में से एक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया था, उसका एक्ट का नाम था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या इन्वायरमेंटल एक्ट के नाम से जानते हैं। 1986 में लॉन्च हुआ था ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1986 में, ईयर आप याद रखिएगा, 1986 में आया था ये लॉ, एक्ट आया था। ये एक्ट कब आया था? 1986 का ईयर याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे 86? कुछ स्टैटिस्टिक बना लीजिए, कोई भी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो 1986 में ये लॉ आया था। आज से कितने साल हो रहे हैं लगभग पहले की घटना है ये? 34 साल पहले लगभग। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो आप देखेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या इन्वायरमेंटल एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। किसने पास किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। क्यों पास किया था? कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था? रिपीट कर रहे हैं, कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इन्वायरमेंटल एक्ट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। चलेगा? इसमें क्या क्या इंप्रूव करने की वचन दिया था, क्या क्या चीज के लिए बनाया था, नियम बनाए थे? एयर का, वाटर का, सॉइल का, इन सब की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए किया था ये सब। अब बात करते हैं कि करके एयर पॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे खतरनाक पॉल्यूशन को पहले पढ़ लेते हैं, एयर पॉल्यूशन और इसके कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन क्या होगा? एयर की क्वालिटी में फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज हो जाए तो उसे कहेंगे एयर पॉल्यूशन होगा, अनडिजायरेबल चेंज। तो बोलते हैं हम सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए, हम रिस्पायरेशन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन अकेले लेते हैं क्या? जब सांस लेते हैं तो सारे मिक्सचर ऑफ द गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं। जितनी भी एयर में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उन मिक्सचर ऑफ गैसेस से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ले लेती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर। पता है ना आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन वाला चैन? तो पता है हमको रिस्पायरेशन के लिए हम एयर पर डिपेंडेंट हैं, एयर को इनहेल करते हैं हम, और इसकी वजह से अगर एयर में पॉल्यूशन होगा तो उसका इफेक्ट आपको, जो भी रिस्पायरेशन करता उन सबको होगा। मतलब रिपीट करें, क्वेश्चन पूछ बताना, अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो उसका इफेक्ट प्लांट पे होगा, एनिमल्स पे होगा, या बोथ पर होगा? क्योंकि वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, हम भी रिस्पायरेशन करते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल दोनों को नुकसान होगा। अगर अगर एयर पॉल्यूशन हुआ तो आपको दोनों को प्रॉब्लम होगा। रिस्पायरेशन करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो एयर से ही रिस्पायरेशन करते हैं, उनको इंजरी होगी डिफरेंट तरह की। क्यों? क्या क्या हो सकता है? रिड्यूस ग्रोथ, प्लांट के केस में बात कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी अगर एयर पॉल्यूशन रहा तो। रिड्यूस ग्रोथ, ईल्ड ऑफ क्रॉप की ईल्ड, फसल जो है उत्पादकता वो कम हो जाएगी, ईल्ड कम हो जाएगी। तो रिड्यूस, क्या क्या कम हो जाएगा? ग्रोथ रुक जाएगी, ईल्ड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, प्रीमेच्योर डेथ मतलब समय से पहले मर जाना, तो प्लांट समय से पहले मर जाएंगे अगर गंदी गैस रही आसपास एटमॉस्फेयर में, एयर पॉल्यूशन रहा तो प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है, उसकी ईल्ड कम हो सकती है। मतलब ये आप जान लो कि एयर पॉल्यूशन सिर्फ एनिमल्स को हार्म नहीं करता, प्लांट्स तक को हार्म करता है। ठीक है, एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम होगा, ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम होगा? हाँ, ह्यूमन को प्रॉब्लम होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन में बहुत सारे एनिमल्स का और ह्यूमन का डैमेज होगा, उनको बहुत सारे हार्म होंगे। जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा सुना है नाम?
हाँ एजमा ही इसको सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अस्थमा कॉमनली जानते हैं लोग, इसलिए ने बोला। ठीक है, इनहेलेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत तरह की रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिजीज रहेंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जिसमें सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आप नाम जानते होंगे, आपने ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में कई सारी बीमारियों के नाम पढ़े होंगे। वो सारी बीमारियां किससे कनेक्टेड थी? एयर पॉल्यूशन से। अब कितना प्रॉब्लम होगा? पॉल्यूशन तो खैर हर जगह हो गया है, अब एयर पॉल्यूटेड है, किसी का कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, किस बात पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है कितना हार्म होगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, कितने ज्यादा पॉल्यूटेंट है। अगर हाई कंसंट्रेशन में पॉल्यूटेंट होंगे ज्यादा हार्म होगा, लो कंसंट्रेशन में पॉल्यूटेंट होंगे कम हार्म होगा। तो एयर में कितने ज्यादा पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना हाई है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको कितना हार्म होगा, पहला। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक आप एक्सपोजर मिला आपको, उतना हाई कंसंट्रेशन का एक्सपोजर कितनी देर के लिए। आप दिल्ली गए, एक दिन के लिए गए, दूसरे दिन चले आए, तो आपको क्या अस्थमा हो जाएगा? नहीं होगा। आपको रिस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। आप तो कुछ देर के लिए गए थे, वहां पे हाई कंसंट्रेशन था, लेकिन वहां पर हाई कंसंट्रेशन था लेकिन कुछ समय के लिए आपने लिया, तो कितने ड्यूरेशन तक आपको ये एयर पॉल्यूशन मिला, कितना कंसंट्रेशन में मिला, और आप कौन से ऑर्गेनिज्म में, इस पर डिपेंड करता है। किसी ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा भी हार्म हो जाता है, किसी को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, हर किसी का अपना अपना टॉलरेंस लेवल है। क्योंकि दिल्ली वाले लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना, उन्होंने अपनी बॉडी को कुछ एडॉप्टेशन कर लिया होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट, कि वहां पर एडजस्ट कर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ होगा। तो ऑर्गेनिज्म बाई ऑर्गेनिज्म भी बैरी करता है, किसी को लंग कैंसर होगा, किसी को नहीं होगा। दिल्ली में रहने से लेने कि दिल्ली वालों को लंग कैंसर होना ही होना है, ठीक है। दिल्ली में रहने के बावजूद भी कई लोग को नहीं होता है, और कई लोग को आपके अमरावती में रहते थे लंग कैंसर हो जाता है, यहाँ पे जब कितना ग्रीनरी है चारों तरफ। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, अमरावती, नागपुर, इस एरिया में तो शहर के बीच में ग्रीनरी देखने मिलता है। मतलब हमने तो, हाँ वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इंडिया घूमे हुए हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट, इतना ग्रीनरी मुझे नागपुर में और जितना अमरावती में शहर के बीच में मिला। मतलब आउटर में तो हर जगह रहता है, शहर के अंदर इतना ग्रीनरी मुझे अभी तक ज्यादातर देखने नहीं मिला है इतना अच्छे से, कि घरों के बाहर सबने अपने अपने घर के बाहर ग्रीनरी रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे किस कंसर्न, आपको बात करा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि कितना हार्म होगा आपको एयर पॉल्यूशन से, तो एयर पॉल्यूशन से हार्म डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, दूसरी चीज ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये तीन बात पर डिपेंड करता है। अगली बात कहता है स्मोकेट्स, मतलब बात कर रहा है चिमनियां, कंपनी फैक्ट्री के ऊपर जो चिमनियां लगी होती है उसकी बात कर रहा है, उसी को कहते हैं। तो चिमनियां जो लगी हुई है थर्मल पावर प्लांट पे, थर्मल पावर प्लांट पे जहां से धुएं निकलते, गंदी गंदी गैस निकलती है वहां से, और कोयला को जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और कोयला जलाया जाता है तो कोयला से धुआं निकलता है, और धुआं जो चिमनियों से बाहर निकलता है, ठीक है, स्मोकेड जो भी है, स्मोक, हाँ उसे चिमनियां कहते हैं हिंदी में। स्मोक कैट से जो आपका जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो स्मोक जो है आपके जितने भी वो है ओर से जो जहां मेटल बनते हैं, ओर से मेटल जहां बनता है उसको बोलते हैं स्मेल्टर्स। स्मेल्टर्स मतलब ओर से मेटल बनाने की कंपनी, फैक्ट्री, जहां पर ओर से खदानों से आपके ओर से बनाया जाता है, मेटल्स बनाया जाता है, उस जगह की बात कर रहे हैं। जहां पर कंपनी फैक्ट्रियों में थर्मल पावर प्लांट वहां चिमनियां है, या और भी कोई कंपनी फैक्ट्री है जिनसे भी गंदी गंदी गैस निकल रही है, ऊपर की ओर धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन निकल रहा है, उन सभी जगह गैस, गंदी गैस को एटमॉस्फेयर में मिक्स करने से पहले, उन एयर पॉल्यूटेंट को एयर में मिक्स करने से पहले उसको फिल्टर करने की जरूरत होती है। अगर फिल्टर ना किया गया, डायरेक्ट मिला दिया गया, रिलीज टू पर्टिकुलर, अगर इसको बिना उसके किए हुए, फिल्टर किए हुए मिला दिया जाएगा तो हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए करना क्या होता है, बिफोर रिलीजिंग इट, हार्मलेस गैसेस के साथ मिलाने से पहले, हार्मलेस गैसेस मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर पहले से हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो हार्मलेस गैसेस के साथ उस गैसेस को मिक्स करने से पहले उसको फिल्टर किया जाता है, उसमें से वो रिमूव किया जाता है वो पार्टिकल्स, और उसके लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है, टेक्निक को देखेंगे, बहुत अच्छी टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम है, सबसे ज्यादा बहुत सारी टेक्निक वैसे तो यूज करते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किससे काम करता है, ध्यान समझेंगे। ये मशीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मशीन है, आपको पता है डस्ट, आपके जब धुआं निकलता है, धुआं में डस्ट पार्टिकल होंगे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स होंगे
उसमें स्मोक के साथ पार्टिकल्स होंगे ना, कार्बन के पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स में कौन सा चार्ज होता पता है आपको? नहीं होता, नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए अगर हम कोई चार्ज लगाएंगे तो चार्ज की ओर अगर हम चार्ज लगाते हैं इस प्लेट पे और यहां से धुआं निकालते हैं तो क्या प्लेट पर आपके पार्टिकल चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे। तो पहले करना क्या है, ध्यान समझना। सबसे पहला काम करते हैं कि हम आपका वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड वायर लेते हैं। इलेक्ट्रोड वायर लेते हैं। कौन से वायर? और इलेक्ट्रोड वायर में थाउजेंड्स वोल्ट का, मोर देन थाउजेंड्स वोल्ट का करंट सप्लाई करते हैं, बहुत हाई पावर का। ध्यान समझना, इलेक्ट्रोड वोल्ट लिए और उसमें इलेक्ट्रोड में क्या किया हमने, बहुत सारा पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया। कितना? 1000 वोल्ट का, इतना हाई। तो इस वायर में जैसे करंट इतना हाई सप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से उसके चारों तरफ एक कोरोना प्रोड्यूस होगा। कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है ये सरफेस एरिया की बात करें, इसके चारों तरफ का एरिया, एक चार्ज एरिया जनरेट होगा। चार्ज एरिया जनरेट होगा उस वायर के चारों तरफ। रिपीट कर रहे हैं, एक वायर है, समझ लो ऐसे एग्जांपल तौर पे, ऐसा नहीं है लेकिन बना देते हैं डिजाइन। एक वायर है सपोज, एक मिनट के लिए समझेंगे। सपोज ये वायर है, ये इलेक्ट्रोड वायर है और इस वायर पे हमने करंट सप्लाई कर दिया कितना? 1000 वोल्ट का। इस कारण जैसे इतना तेज वोल्ट का पावर यहां सप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई करते इसके चारों तरफ का एरिया कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, चार्ज एरिया बनेगा। और चारों तरफ जो इलेक्ट्रिकल चार्ज एरिया बनेगा उसको कोरोना बोल रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल चार्ज एरिया चारों तरफ बन जाएगा और इस एरिया के आसपास से, इस वायर के आसपास से जो भी डस्ट पार्टिकल होकर गुजरेंगे, इतना ज्यादा चार्ज है इसके पास, इतना ज्यादा चार्ज है कि दूसरे को दे देगा चार्ज अपना। तो डस्ट पार्टिकल को चार्ज मिल जाएगा। कौन चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो डस्ट पार्टिकल जैसे यहां से गुजर के निकलेगा, डस्ट पार्टिकल मतलब डस्ट नहीं है, धूल नहीं है यहाँ पर, डस्ट का मतलब कोई भी पार्टिकल। तो स्मोक में जो भी पार्टिकल है, धुएं में जो भी पार्टिकल्स है, उनको कौन चार्ज मिल जाएगा? इसके पास से गुजरते ही सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। फिर से समझाते हैं एक बार। आपके एक फैक्ट्री है ये सब कुछ, इसका धुआं यहां से निकलना है, तो जहां से एग्जिट गेट है, जहां से धुआं निकलना है, उस जगह पर ऐसे वायर लगा देंगे हम। कैसे वायर? इलेक्ट्रोड वायर लगाएंगे। इलेक्ट्रोड कैथोड पढ़ा होगा आपने, तो कौन से वायर लगाए हमने? इलेक्ट्रोड वायर लगाए और इलेक्ट्रोड वायर पे करंट सप्लाई कर दिया हमने। कितने इलेक्ट्रोड लगाए? सिर्फ इलेक्ट्रोड लगाए और इलेक्ट्रोड पे हमने क्या किया कि उस पे पावर सप्लाई कर दिया हमने। हाँ चलेगा, वही बोल रहे हैं ना। इलेक्ट्रोड लगाए, वायर लगाए और उस पे पावर सप्लाई किया हमने, बहुत ज्यादा तेज पावर, 1000 वोल्ट का पावर हमने दे दिया। देने की वजह से चार्ज जनरेट होगा कि नहीं होगा? वहां पर होगा ना। और जब यहां से इसके चारों तरफ से डस्ट पार्टिकल इसके आसपास से होगा, गुजरेगा, तो ये अपना चार्ज किसको दे देगा? डस्ट पार्टिकल दे देगा। और डस्ट पार्टिकल में कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा डस्ट पार्टिकल। और डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज आएगा और उसके बाद ये सारे डस्ट पार्टिकल अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सभी डस्ट पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है और आगे की ओर बढ़ेंगे और एक कलेक्टिंग प्लेट लगी हुई होगी, कलेक्टिंग प्लेट बोलेंगे इसको। और ये कलेक्टिंग प्लेट में पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, प्लस चार्ज, अपोजिट चार्ज रख देंगे। जो चार्ज है डस्ट पार्टिकल में उसका अपोजिट चार्ज रख देंगे। सारे डस्ट पार्टिकल जाकर कलेक्टिंग प्लेट में चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे? क्यों चिपके? अपोजिट अट्रैक्शन हुआ दो अपोजिट चार्ज के बीच में। रिपीट कर रहे हैं, पहले बता देते हैं कि हमारे धुएं में कोई चार्ज नहीं होता था। तो पहला काम किया कि हमने अपने धुएं में डस्ट पार्टिकल में चार्ज जनरेट किया। कैसे जनरेट किया? इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो एक एरिया बना जिसे कोरोना बोलते हैं, और उस कोरोना की वजह से उसके आसपास से जो भी निकला तो उसको सब चार्ज हो गया, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया डस्ट पार्टिकल में। और ये जाकर नेगेटिव चार्ज जब आपके कलेक्टिंग प्लेट के पास से निकलेंगे तो कलेक्टिंग प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सारे के सारे जाकर आपके डस्ट पार्टिकल उस कलेक्टिंग प्लेट में चिपक जाएंगे। और धुआं सिर्फ आपका जो था उसमें जितने पार्टिकल्स थे वो चिपक गए और साफ होकर धुआं ऊपर निकल जाएगा। तो स्मोक जो है मोर हार्मफुल से लेस हार्मफुल हो गया, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स कहां चिपक गए? वो पार्टिकल्स इसमें चिपक गए। जो पार्टिकल्स थे स्मोक के साथ वो पार्टिकल्स कहां चिपक गए? डस्ट पार्टिकल या एनी पार्टिकल्स जो भी बोलो, एनी प्रेसिपिटेट जो था वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट कहां चिपक गए? आपके कलेक्टिंग प्लेट पे जाकर चिपक गए। क्यों चिपक गए? कारण मालूम चल गया? क्योंकि कलेक्टिंग प्लेट पे चार्ज था अपोजिट चार्ज, जो पार्टिकल्स का चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज रखा गया। इस पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है।
और इसकी वजह से वो जाकर उस पर चिपक जाएंगे, और जैसे चिपक गए तो उसमें चिपके हुए हैं। जैसे मशीन बंद करेंगे, चार्ज बंद करेंगे कलेक्टिंग प्लेट में, सारे पार्टिकल्स का चार्ज खत्म हो जाएगा, नीचे गिर जाएंगे, स्क्रैपर से स्क्रैप कर लेंगे, हटा देंगे। और इस तरह हमारे एयर में जो काला काला धुआं पहले निकलता है, आपने देखा कभी किसी कंपनी फैक्ट्री चिमनियां देखी हो तो उसमें पहले, आज से कुछ साल पहले ऐसा काला काला धुआं निकलता था कंपनी फैक्ट्री के ऊपर, क्या बताएं, ऊपर लोगों के घर की छत काली हो जाती थी। अरे छत तो दूर की बात, थोड़ा देर तक वहां पे बोकारो जगह पे, बोकारो तो दूर की बात है, बोकारो जगह का नाम है, झारखंड में एक जगह है बोकारो, वहां पे दिन भर अगर आपने घूम लिया तो शाम को आपके ऐसे गाल पे उंगली करेंगे तो काला काला हो जाता था, ऐसी लेयर। हाँ, तो वहां पे इतनी फैक्ट्री टाटा की कंपनी है, टाटा जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, टाटा जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, बोकारो में, जमशेदपुर में ऐसी जगह है कि वहां इतनी कंपनी फैक्ट्री है, इतना स्मोक उड़ता था कि दिन भर आपने घूमा और शाम को मार्केट से घर पहुंचेंगे तो ऐसे अगर मुंह धुला तो आपका काला पानी निकलेगा आपके मुंह से, स्किन से ऐसे उंगली करेंगे तो वो काला काला हो जाएगा। वैसे अभी हो जाता होगा, अभी भी आप जब गुलाब जल से कॉटन में गुलाब जल लेके आप अपने करते हैं स्क्रैप ना, तो काला काला ऐसे भी निकलता है, डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में चिपक गए हैं। कर लेना ट्राई, पॉल्यूशन है बाहर कि नहीं चेक कर लेना। जब आप घर से निकले थे, हाँ, तब मुंह धुल के निकलना बढ़िया साफ सुथरा, दिन भर घूमना मार्केट में और घर पे जाकर कॉटन में गुलाब जल लगाना या कुछ भी लगाना, जामुन जैसा खाना, ठीक है, गुलाब जामुन खा लेना, गुलाब जल लेना और अपने चेहरे पर एक बार स्क्रैच करके देखना, काली पड़ जाएगी कॉटन। पॉल्यूशन लेवल है थोड़ा कम है यहाँ पर, वहां तो ज्यादा है। मतलब बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया था पहले कि हद से ज्यादा छतों पे काला काला सबकी छत हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि जब से सब टेक्निक अपनाने लगे हैं तो लगभग इस टेक्निक के थ्रू 99% हम प्रेसिपिटेट को रिमूव आउट कर सकते हैं। 99% पर्टिकुलर मैटर जो है, उसमें पर्टिकुलेट मैटर वो रिमूव आउट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो 99% एफिशिएंट मेथड है ये, 99% बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा रेट है ये। जितना ज्यादा धुआं निकल के जाने वाला था उसका 99% उसमें जो खराब पार्टिकल थे, पर्टिकुलेट पार्टिकल थे, वो यहां पर रुक जाएंगे चार्ज की वजह से। एक टेक्निक ये था, इसको क्या बोलते हैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रेसिपिटेशन हुआ, यहां पर चार्ज की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के नाम से जानते हैं। याद रहेगा इतनी सी बात। अब अगली बात रखना, जब इसमें एयर पास कर रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ। स्लो एयर निकलनी चाहिए इसमें से या बहुत फास्ट, क्योंकि अगर बहुत फास्ट निकलेगी तो उसमें चार्ज जनरेट ही नहीं कर पाएगा ये कोरोना, और कर नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रोड नहीं कर पाएगा उसमें चार्ज जनरेट, तो जाकर उसमें नहीं चिपकेंगे। चार्ज जनरेट होना